हेलो बाबू। अ, आप लोगों की हाई स्कूल की ये तीसरे चैप्टर की क्लास है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों का क्लास अब तक का जो चला होगा चैप्टर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 और बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 था वो लाइफ प्रोसेस था इंग्लिश में, और हिंदी में उसे जैव प्रक्रम कहते थे। उस चैप्टर का नाम है। और दूसरा जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर था वो था आपका नियंत्रण और समन्वय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करते होंगे कि बाबू आपको चैप्टर नंबर 1 यानी लाइफ प्रोसेस का, और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, ये आपको समझ में आया होगा। और इसकी वीडियो जो आपके प्लेलिस्ट में है आप देखे भी होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपका ये जो एग्जाम का ईयर है आपका बेहतर चल रहा होगा और पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी। और उसी क्रम में कि आपका जो तीसरा चैप्टर है, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा है, बहुत चंद समय में होने वाला भी है, बहुत कम समय बचा है। इसको आप बहुत महीनों में मत गिनिएगा कि नहीं हमारा अभी 6 महीना 4 महीना 5 महीना बचा है। ये आपके समय बहुत जल्दी बीत जाएंगे और समय पता नहीं चलेगा कि कब आपका एग्जाम आ गया। और सभी सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है अपने विषय में। ठीक है ना, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो या विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, परीक्षा के पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से, जानकारी के पर्पज से, कैरियर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत हल्के में मत लीजिएगा और किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कैरियर में जब भी आप कंपटीशन में जाएंगे बैठेंगे आपको सभी विषयों से गुजरना होगा। कोई एक विषय आपका बहुत कैरियर बना दे तो ऐसा संभव नहीं है। सभी विषयों में आप हाथ पैर फैलाए रहिए ताकि सभी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहनी चाहिए। स्पेशलिस्ट अगर एक विषय के आप बनते हैं तो फिर समस्या आपकी होगी। किसी तरह के कंपटीशन में आप देख रहे होंगे कि जनरल नॉलेज पूछता है या सामान्य ज्ञान पूछता है, तो उस तरह के समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कोई भी 11th में जाने के बाद, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट साइंस का हो चाहे साइंस का हो, आप साइंस में चाहे मैथ ग्रुप से जाए चाहे बायोलॉजी ग्रुप से जाए, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे आप, उम्मीद करते हैं हम कि आप क्लास 10 तक के सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट क्यों अभी से पढ़ें, क्योंकि अपने स्तर तक सभी विषयों को आपको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपका मूल कर्तव्य है आपके क्लास में रहते हुए। तो बाबू ये चैप्टर नंबर आपका जो 3rd है, इस चैप्टर का अगर मैं सीधा मतलब बताऊं तो जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, कोई भी जो जीव होता है इस धरती पर अपनी आबादी को कंसिस्टेंसी में बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता रहता है। और रिप्रोडक्शन की एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि कोई भी जीव मरने से पहले, ठीक है ना, अपनी आबादी को समाप्त होने से पहले, अपनी अपनी खुद व्यक्तिगत संख्या खत्म होने से पहले कुछ संख्या बना के चला जाता है, ताकि अगर हम मर जाएंगे तो हमारा पूरा वंशज जो विरासत है, जो हेरिटेबल कैरेक्टर है, जो आनुवांशिक लक्षण है, वो हमारा इस धरातल पर जिंदा रहेगा। ठीक है ना। तो उस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जीवों में जनन कैसे होता है, ठीक है ना। तो जीवों में जनन की कुछ विधियां होती है जो आप क्रम से आगे अगले चैप्टर में ऐसे पढ़ते जाएंगे अगले अगले टॉपिक में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जनन किसे कहते हैं। कोई भी जीव अपने रिप्रोडक्शन में, यानी रिप्रोडक्शन की परिभाषा अगर ऐसे सामान्य समझे, कोई भी जीव समाप्त होने से पहले अपनी आबादी बनाता है और अपने संतान उत्पन्न करता है ताकि वो विरासत उसकी चल सके और आसानी से वह जो जीव है वो धरातल पर अस्तित्व में बनी रहे। अस्तित्व में बनी रहेगी तो फिर आप उसे जानेंगे, पहचानेंगे, या फिर आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपका नेचर है, वो बैलेंस होगा, संतुलित होगा और चीजें बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक धरातल पर चल सकेंगी। ठीक है ना, वेरिएशन यानी विविधता पाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रोडक्शन की सामान्य से है। आप इसको अगर बहुत डिटेल में ऐसे पढ़ना चाहें, आपका स्टेटमेंट जो बुक्स की थ्योरी है आप उसको पढ़ते रहेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, और अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अपने जैसी फोटोकॉपी आपको निकालना भी है। तो आप जैसे रहेंगे वैसे आपकी फोटोकॉपी निकलेगी, और जो फोटोकॉपी निकलती है तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वही कैरेक्टर आपके बच्चे में जाएंगे। ठीक है ना, यानी आप अगर जिस भी नेचर के प्राणी हैं, आपके अंदर जिस भी नेचर की क्वालिटी है, जो भी आपका डीएनए जीन है, जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह के कैरेक्टर आपकी बॉडी में गुणसूत्रों के माध्यम से हैं,
वही लक्षण आपके बेटे में, आपके पुत्र और पुत्री में वो ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि हम लोगों के, आप 9th में पढ़े होंगे सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो कोशिका पढ़े हैं, तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में, ठीक है ना, उस केंद्रक में क्रोमोसोम्स होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना। तो इसी के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसी के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है ना। और इसी न्यूक्लियोलस में न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, और जो न्यूक्लिक एसिड होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो एक होता है बाबू डीएनए, और एक होता है आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। जो डीएनए होता है यह जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना। इसी, ये जेनेटिक मटेरियल, इसी को कहते हैं हिंदी में आनुवंशिक, आनुवंशिक पदार्थ। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन है? डीएनए। ठीक है ना। और डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है तो उसका कोडिंग किसके पास होता है? उसका कोड किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी अनुलेखन होता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो ध्यान दीजिएगा कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो डीएनए का सभी सूचनाएं किस पे चली जाती हैं? आरएनए पर चली जाती है। ठीक है ना। जिसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज में आर, न्यूक्लिक एसिड का एन और एसिड का ए, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए होता है। उसी तरह से डीऑक्सी राइबोज का डी, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए। तो ये हो गया डीएनए और एक हो गया आरएनए। ठीक है ना। तो जो डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर आनुवंशिक कैरेक्टर होते हैं, जो डीएनए आसानी से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से देता है। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। ठीक है ना। तो बाबू ये आपका प्रोसेस है डीएनए आरएनए का पूरा नाम आप समझ लीजिएगा। जो डीएनए है और आरएनए इस दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड कोशिका के केंद्रक में मूलतः पाई जाती है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो धरती पर जीव हैं, अभी हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो कोशिका के अंदर जैसे एक डीएनए होता है, ये डीएनए है, तो एक डीएनए से ये दो डीएनए बनता है। तो जब दो डीएनए बनेगा तो दो अलग अलग कोशिकाओं के केंद्रक बनते हैं। जब दो कोशिकाओं के अलग अलग केंद्रक बनते हैं तो उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है? दो कोशिका बन जाती है। ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है कि जब एक जीव से दूसरा जीव का निर्माण होगा तो उसके शरीर के जितने भी डीएनए होते हैं वो एक से दो होंगे, और डीएनए जितने भी हैं, जो भी डीएनए है वो एक से दो होंगे, और दोनों कोशिकाओं में यानी दो जो अगली जनरेशन बन रही है उस जनरेशन में वो जाता है। ठीक है ना। यानी अगली पीढ़ी में जाएगा, अगले बच्चे में जाएगा। तो अब ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब उसके बाद एक देखिएगा विविधता का महत्व, यानी भिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व, वेरिएशन। अब विभिन्नता का होती है बाबू कि ये समझो कि जिससे हम लोगों की इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव हैं जो सभी वेरिएशंस के साथ पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जीव हैं जो इस धरातल पर पाए जाते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ठंडी में रहने वाला बैक्टीरिया, कोई गर्मी में रहने वाला बैक्टीरिया, उसी तरह से तमाम तरह के जीव हैं, कोई पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सभी पाई जाती हैं, और सबका अपना अपना इकोलॉजिकल क्षेत्र में महत्व है, अस्तित्व में महत्व है, और वेरिएशन में जो इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलाते हैं उसमें इसका महत्व है। और आसानी से ये चीजें जो जंगलों में आप देख सकते हैं, गांव घर में आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव घर में देखने का मतलब हो गया कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, और गाय है, भैंस है, बकरी है। अब देखा होगा कि सब में चार चार पैर होते हैं। ठीक है ना। तो सभी में चार पैर हैं, सभी क्या है? जीव। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या होगी? गाय, क्या होगी? भैंस, क्या होगी? बकरी। ठीक है ना। क्या होगी? भेड़। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया? कुत्ता। उसके बाद क्या हो गया? बिल्ली। ठीक है ना, बिल्ली।
मान लीजिए इतना ही, तो गाय में 4 पैर, भैंस में 4 पैर, बकरी में 4 पैर, भेड़ में 4 पैर, कुत्ते में 4 पैर, बिल्ली में 4 पैर, ये सभी में 4-4 पैर हैं, सभी में पूंछ पाई जाती है बाबू, सभी में कान पाए जाते हैं, ठीक है ना, और सभी के शरीर पे बाल हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, सभी में अपनी क्वालिटी अलग अलग है, इसलिए हम इसको गाय, इसको भैंस, इसको बकरी, भेड़, कुत्ता और बिल्ली कहते हैं, सबको एक नहीं कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप मनुष्य भी इसी में रख लेंगे तो मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है या जीव है, समझ रहे हैं? तो जब मनुष्य भी जीव है तो मनुष्य भी एक जीव है, मनुष्य इनके जैसा तो है नहीं, इनके जैसा है नहीं, लेकिन बिल्ली भी एक जीव है, कुत्ता भी जीव है, गाय भी जीव है, भैंस भी जीव है, बकरी भी जीव है, भेड़ भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, मनुष्य तो ऐसा है नहीं, लेकिन सभी में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, इसी को विभिन्नता कहते हैं। जीव होते हुए भी एक दूसरे से हम अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ की बात करें आप, तो आप मान लीजिए कि पेड़ में जैसे आम हो गया, ये भी हरा होता है, इसमें भी लकड़ी पाई जाती है, जाइलम फ्लेम इसमें भी होता है, पत्ती इसमें भी होती है, जड़ इसमें भी होती है, और महुआ हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए नीम हो गया, बरगद हो गया, ठीक है ना, पीपल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना ही पौधों की अगर आप बात करें, सफेदा भी ले लीजिए, अमरूद भी ले लीजिए, अब आप बस एग्जाम्पल समझिएगा कि मान लीजिए ये भी पेड़ है, 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 सभी के सभी पेड़ है, लेकिन सभी पेड़ में क्या होता है, अपने अपने डिफरेंशिएशन होते हैं। हम बरगद को नीम को बरगद नहीं कह सकते, उनकी अपनी विशेष क्वालिटी है। ये होता है पूरे धरातल पर विविधता, वेरिएशन, समझ पा रहे हैं? अगर आप मान लीजिए कि जो वर्तमान में मान लीजिए हमें व्यक्तिगत किसी चीज का, इसे हम इंडिविजुअली किसी चीज का एग्जाम्पल है जो समझिएगा, बस आप किसी वे में, दूसरे नेगेटिव वे में मना इसे समझिएगा। मान लीजिए जैसे आपका ये पूरी सोसाइटी है, अब पूरी सोसाइटी में है तो सब मनुष्य, है तो सभी जीव, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मनुष्यों की बात करें तो सभी है मनुष्य, लेकिन इसमें भी क्या है, कास्टनिज्म हो गया। अब कास्टनिज्म हो गया तो कोई उसमें एक अलग कास्ट का हो गया, कोई एक अलग कास्ट का हो गया, एक अलग कास्ट का हो गया, अलग कास्ट का हो गया। हालांकि ये एक आर्टिफिशियली बनावट है, ये कोई भगवान ने बना के नहीं भेजा है। ये कोई एक अलग कास्ट का हो गया, कोई अलग कास्ट का हो गया, कोई अलग कास्ट का हो गया, बिरादरीवाद हो गया, जातिवाद हो गया, ये अलग अलग जो जातियां बनी हुई हैं, मान के चलिए कि सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी में अपनी अपनी विविधता पाई जा रही है। ये विविधता भले बनाई गई हो, लेकिन इसको एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि एक मनुष्य है जिसको अलग जाति से पुकारा जाता है, नवाजा जाता है, वही मनुष्य दूसरा एक है, इसको अलग जाति से पुकारा जाता है, अलग जाति से नवाजा जाता है। एक अलग मनुष्य है, इसको अलग जाति से, अलग नाम से पुकारा जाता है। इस तरह की जो जातियां सोसाइटी में, समाज में बनी हुई हैं, ये टोटली आप देख रहे हैं कि ये सब वेरिएशन के हिस्से हैं। जैसे आपके बगीचे में 4 तरह के पेड़ हैं, अब हैं तो सभी पेड़ है, लेकिन सभी पेड़ में विविधता है, तो वो तो नेचुरल है। यहां पर मनुष्य है, चारों सेम है, गुणसूत्रों की संख्या सबके 46 है, लेकिन सोसाइटी ने इनको कास्टनिज्म में डिवाइड कर दिया है, जातिवाद में डिवाइड कर दिया है। तो ये भी एक तरह से विविधता में मान लीजिए। हालांकि इसको आप नेचुरली विविधता नहीं मानेंगे, लेकिन आप देख लीजिए सोसाइटी में इस तरह का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो उसी तरह से समझिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, सभी में कुछ न कुछ अंतर या कुछ न कुछ विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों की सोसाइटी में कास्टनिज्म यानी जातिवाद होता है तो सभी मनुष्य, लेकिन एक अलग बिरादरी का, एक अलग बिरादरी का, वो अलग बिरादरी का, वो अलग बिरादरी का, वो अलग बिरादरी का, तो इसमें विविधता दिख रही है आपको। तो इस तरह की जो विविधता है, सभी एक हैं। उसी तरह से आप कहने के लिए कह देंगे कि ये पूरा जंगल पेड़ का है और पेड़ से भरा हुआ ये जंगल है, लेकिन उस पेड़ को जब आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कुछ अलग पौधे, कुछ अलग पौधे, कुछ अलग पौधे, कुछ अलग पौधे, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा इसमें विविधता के बाद ये देखिएगा कि जैसे विविधता होनी चाहिए, और इसके बाद ये देखिएगा कि जैसे धरती पर जो एकल जीव होते हैं, ये इंडिविजुअली मेल या फीमेल, नर या मादा, उसमें जनन कैसे होता है। ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव जीव हैं जिसमें जनन की एक प्रक्रिया है। और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो एकल जीव होते हैं, जिस बहुत विकसित नहीं होते, जिस नर मादा जिसमें नहीं होते, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसमें जाइगोट नहीं बनता,
अगर ऐसे जीव हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो प्रिमिटिव टाइप के हैं। इसमें मान के चलेगा एक है विखंडन की विधि, ठीक है ना, और इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। और विखंडन या बाइनरी फिजन का मतलब होता है बाबू, विखंडन या बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक जीव दो दल में डिवाइड हो जाएगा, दो खंडों में टूट जाएगा, दो खंडों में अलग हो जाएगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल अलग होता हो और चाहे वह ट्रांसवर्स अलग होता हो। कितने खंडों में टूट जाएगा बाबू, दो खंडों में टूट जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन या बाइनरी फिजन। मान के चलिए जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा एक जीव है, मान लीजिए कि अमीबा है और इसमें अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसे अमीबा बनेंगे, ऐसे अमीबा बनेगा ऐसे, और उसके बाद ये देख रहे हैं ना कि ये दल यहां से आके इससे चिपक जाएगा, ऐसे चिपकेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चिपकेगा, ठीक। और ये इसका जो न्यूक्लियस है दोनों तरफ चला जाएगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होना शुरू होंगे ऐसे, और उसके बाद एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगी, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और बीच की ये वाल जो होती है ये इससे चिपक जाएगी, ये इससे चिपक जाएगी, और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन। इसी तरह से ट्रिपैनोसोमा में होता है, जिसे अफ्रीकी निद्रा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपैनोसोमा जो होता है इससे अफ्रीकी निद्रा रोग होता है, और इसका जो वाहक होता है वो सीसी फ्लाई होती है, ठीक है ना। और एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम का अगर देखना होगा आपको कि पैरामीशियम में किस तरह से बाइनरी फिजन होता है, तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में एक बीएससी 5वें सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस 5वें सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन पर जाएंगे, तो अगर आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि पैरामीशियम में किस तरह से बाइनरी फिजन होता है, ठीक है ना। उसी तरह से यूग्लिना है जिसमें बाइनरी फिजन होता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपैनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, ट्रिपैनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, और यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, और जो पैरामीशियम होता है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ध्यान दीजिएगा, जो पैरामीशियम है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। इसका मतलब कि जो एक लंबाई में कटेंगे उसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहा जाता है, और जो ऐसे कटेंगे उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, सॉरी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। ये हो गया विखंडन। उसके बाद खंडन का मतलब हो गया जो कई खंडों में टूट सकता हो, जैसे मल्टीपल फिजन जिसको हम बोलते हैं, बहुविभाजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक जीव एक से अधिक खंडों में टूट सकता है, 2, 3, 4 खंडों में टूट सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम है। उसके बाद है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को अंग्रेजी में बाबू रीजनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली है, छिपकली आपने देखा होगा, छिपकली का वैज्ञानिक नाम होता है हेमीडैक्टाइलस फ्लेविविराइडिस, ठीक है ना, हेमीडैक्टाइलस फ्लेविविराइडिस। और आपको पता होगा कि जो छिपकली है वो कार्डेटा फाइलम से बिलोंग करती है। कार्डेटा में जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसमें से बिलोंग करती है। उसका सुपर क्लास टेट्रापोडा है और उसका क्लास है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में सरीसृप कहते हैं, सरीसृप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और उसमें पुनरुद्भवन होता है कि ओकर पूंछ अगर कहीं से मतलब छिपकली का पूंछ अगर चेक करे कि वही ना तो कुछ मत करे, जैसे देवाल वाल पर घरे अगर छिपकली रही कहीं ना, बस ओकर पूछिया कोनो चीज से मरता वो कट के गिर जाई, अब पूछिया कुछ देरी ले नाची, नाच के बाद ओकर बाद शांत हो जाई। तो ओकरे बाद देखबा ना कि अगर वो छिपकली के अगर केयर करत हवा 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो अब धीरे धीरे क्या हो कि पूंछ जामा लगल है, ठीक है ना। तो पूंछ कटले के बाद पूंछ जामा लगल है, एक एक कजला रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि दोबारा उद्भव होता है, उसका दोबारा जमता है। जैसे प्लेनेरिया है, अगर प्लेनेरिया की बॉडी मान के चलिएगा कि जैसे जो प्लेनेरिया होता है, अगर प्लेनेरिया की बॉडी को आप कहीं से, जैसे मान के चलिए कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है ना, अगर ये प्लेनेरिया है और इस प्लेनेरिया को आपने यहाँ से ऐसे से काट दिया तो एक पीस न्यू प्लेनेरिया बनाएगा, ये पीस न्यू प्लेनेरिया बनाएगा, ये पीस न्यू प्लेनेरिया बनाएगा। इसको कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। उसके बाद है बाबू मुकुलन। मुकुलन को बडिंग कहते हैं, हिंदी में कली कहा जाता है, कली बनना। मुकुलन भी कह सकते हैं, कली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रा में होता है। और हाइड्रा में कैसे होता है बाबू, हाइड्रा में मान के चलिए कि जैसे सपोज दैट ये हाइड्रा है, ठीक है ना, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का मुंह है, ठीक है ना, हाइपोस्टोम है। अब ये देखिएगा कि जैसे हाइड्रा में क्या बनेगा, एक तो यहाँ पे कली बनेगी ऐसे, ठीक है, और ये क्या होगा फिर यहां से टूट जाएगा, टूट करके हो गया अलग, इसको कहते हैं बड, BUD, ठीक है ना, ये बड बनेगा और ये बड का होगा टूट करके नया हाइड्रा बनाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। उसके बाद एक होता है कायिक जनन।
जो कायिक जनन होता है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों के घर पे गन्ना बोया जाता है, ऊख बोल जाले ना, तो ऊख का होला जैसे बाबू, जैसे मान ला हाई ऊख है इतनी बढ़र, ऊख है यानी गन्ना है, ई का करला पताड़ मती ऐसे ऐसे काटल जाला के गौसा से काट के छोटा छोटा हो जाए, जब पीस कर ना पताड़ जब हो जाता तो इसे मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में दबाते हैं तो इसमें जो पौधे का निर्माण होता है, ये प्रक्रिया कायिक जनन की कहलाती है। और एक नाम सुना होगा आपने, ब्रायोफाइलम, जिसको अजूबा का पौधा कहते हैं, गांव में उसे पथरी वाला पौधा कहते हैं, ठीक है ना, मोटी मोटी पतई होती है। वो पतई की खास विशेषता होती है, ब्रायोफाइलम उसको कहते हैं, उस पत्ती की खास विशेषता होती है कि जैसे मान ला कि हाई पतई, ठीक है ना, जैसे मान ला कि हाई पतई है, तो ये पतैया के एक कोनवा से पौधा निकलता है, एक ब्लेडवा पर से, एक किनारवा से पर से पौधा निकलता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं वेजिटेटिव या कायिक जनन, ठीक है ना। जैसे मेहंदी हम लोग लगाते हैं, तो मेहंदी में क्या करते हैं, जैसे मेहंदी ले लिया, उसे कलम कर दिया, लगा दिया, गन्ना काट करके लगा देते हैं, उसी तरह से गुलाब का पौधा काट के लगा देते हैं, कहीं कहीं देखा होगा बांस काट के लगा देते हैं और वो पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं कायिक जनन, ठीक है ना। और उसके बाद एक है बाबू बीजाणु यानी स्पोर के माध्यम से, कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, जैसे राइजोपस होता है, राइजोपस आप समझते होंगे, एक तरह का फंगस है जो ब्रेड पर पाया जाता है, ब्रेड मतलब पावरोटी पर पाया जाता है, रोटी पे पाया जाता है, ये सब जब रोटी या मान लीजिए पावरोटी पे फफूंद लग जाते हैं तो राइजोपस होता है। राइजोपस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये राइजोपस हो गया, ठीक है ना, अगर ये राइजोपस हो गया तो राइजोपस में इसमें बल्ब जैसी संरचना होती है, स्पोरेंजिया होते हैं, इसमें स्पोर भरे रहते हैं, और ये राइजोपस जो होता है, ठीक है ना, रोटी वोटी पे रहता है। अब देखो इतना इस बोर्ड पे तो दिख रहा होगा, किताब में दिखेगा कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन रोटी पर रही तो जनइबे न करी, ओके, जब ले माइक्रोस्कोप में चाहे खूब ध्यान से आंख फाड़ के ना तक तो लौकी ना, ठीक है ना। तो इसी में क्या भरा रहता है, स्पोर भरा रहता है बाबू। जब होता क्या कि ये राइजोपस जब पक जाता है तो स्पोरेंजियम ऊपर का फट जाती है, अब एक स्पोर निकल जाते हैं बाहर, अब बाहर निकल करके और भी आबादी इसकी बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, और इसमें आपको पढ़ना होगा कि जो फूल लगता है जिन पौधों में, यानी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गानुशियम किसे कहते हैं, फूल में बीज कैसे बनता है और फल कैसे बनता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि मनुष्य में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट क्या होता है, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, फीमेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, किस ग्रंथि से सिक्रीट होता है, किस तरह के गैमेट्स पाई जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।